आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर, विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से लौट रहे हैं। भारत के दबाव के सामने झुके पाकिस्तान ने पायलट अभिनंदन को वापस भारत भेजने का ऐलान किया था। देश के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन आज दोपहर वाघा बॉर्डर से वापस आएंगे भारत। पायलट अभिनंदन की भारत वापसी का इंतजार कर रहे लोग सुबह से ही वाघा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर ढोल नगाड़े तिरंगे के साथ अभिनंदन के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से भारत की सीमा में एंटर हो सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त जुटे हुए हैं। जहाँ सामने आपको भारत और पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर गेट है, लेकिन आमतौर पर जो लोग वहां तक जा सकते हैं शाम को बीटिंग रिट्रीट परेड देखने के लिए, उस जगह तक भी फिलहाल किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और पंजाब पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा अलग से बना रखा है अटारी बॉर्डर के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पर जो आगे कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि पहुँचे हुए हैं अभिनंदन का वेलकम करने के लिए, हाथ में तिरंगे झंडे लेकर वो मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। और उसके अलावा पंजाब पुलिस ने देखिए पूरा जो अटारी बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर एक तरह से एक दीवार बना दी है। एक रस्सी लगाकर पंजाब पुलिस के जवान एक कतार में खड़े हैं, किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि माहौल यहाँ पर ठीक रहे, क्योंकि ये माना जा रहा है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अमृतसर से और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इसी वजह से पंजाब पुलिस ने एक सुरक्षा की लेयर बना दी है और एक कतार में पंजाब पुलिस के जवानों को खड़ा किया गया है और कोशिश की जा रही है कि अटारी बॉर्डर पर जो माहौल है वो ठीक बना रहे। लोग यहाँ पर आएँ जो एक झलक पाना चाहते हैं विंग कमांडर अभिनंदन की, लेकिन किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इस वजह से पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त अटारी बॉर्डर पर कर दिए हैं। अटारी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। अनुराग ढांडा वहाँ वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पर राजेश शर्मा जी बीजेपी से बने हुए हैं, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, शेष नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग के पास जाने से पहले राजेश शर्मा जी आपसे बात हो रही थी पहले, जो डर था जो जनरल मलिक का कि अब एक साथ हो जाएं, राजनीति की बात ना करें, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है, वो कह रहे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन किसी को तो बंद करना पड़ेगा ना, किसी को इसको स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वहीं बात बंद हो जाएगी। नहीं, हम ना राजनीति कर रहे हैं ना करेंगे, बड़ी क्लियर कह रहा हूं। हम सेना के साथ खड़े हैं और आज पूरा देश विश्व हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी यहाँ पे कमांडर साहब भी बैठे हुए हैं। एक बेसिक चीज अगर आप देखें तो पहले निचिकेता गया था, 8 दिन बाद आया, उसके पहले अजय आहूजा गया था जिसको मार दिया गया था, उसके पहले सौरभ कालिया को भी मार दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट में उन लोगों ने मारा नहीं है। अब पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है, वो अलग थलग पड़ चुका है। आज चाइना पे उनका भरोसा था, वो भी उनका साथ नहीं दे रही। ऐसी एक कंडीशन बन गई है, पूरा विश्व जब हमारे साथ खड़ा है तो पाकिस्तान मजबूर होकर ये कर रहा है। तो हम उनको शांतिप्रिय ना माने। हम वो बातचीत की अगर बात करते तो इस लेवल पे तो बातचीत हो ही नहीं सकती है। वो मसूद अजहर जिन्होंने हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक किया उनको दे दे, वो हफीज सईद को दे दे जिन्होंने हमारे यहाँ पे 26/11 किया, दाऊद को दे दे, तब बातचीत होगी। आप कह रहे हैं कि उधर से अगर कुछ इस तरह के संकेत भी आए या कोई कोशिश ये करने की दिखाई जाए कि पाकिस्तान बातचीत चाहता है, शांति चाहता है, तो उस ढकोसले में हम ना आए। हमारे देश के लोग आएंगे नहीं और आज के दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आएगा और ना ही हमारी सेनाएं उस चीज के लिए एग्री करनी चाहिए। एक और चीज मैं जो कह रहा हूं कि जो बड़े दिनों से बात चल रही है कि 30 साल में हमारे यहाँ पे कोई भी नया फ्लाइट नहीं खरीदा गया। MiG-21 बिसन से जाकर के हमें F-16 को फाइट करना पड़ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तेजस को 2016 के अंदर में हम लोग 83 फ्लाइट को अगर अंदर डालते हैं, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का 2009 में डिमांड होती है, वो पिछले साल कंप्लीट होती है, एक बार 50,000 और बाद में। तो ये जो सेना के साथ में चीजें नहीं दी गई थी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, 30 साल में हमारे पास में कोई फाइटर नहीं खरीदना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर रहा था। और इस ब्लंडर के चलते 2001 में ये डिमांड किया गया
कि भाई ये चीज जरूरत है। और आज के दिन राफेल एक ऐसा है जो कि आधुनिक भारत के अंदर में आएगा और उसके लिए तुरंत रास्ता क्लियर हो रहे और कोई उसमें राजनीति ना हो। और जिस भी तरीके की इस तरीके की डिफेंस की भारत की जरूरत है, हमको डिफेंस को और भारत को पूरा मजबूत करना है और ये आज के दिन की जरूरत है। हम आज के दिन स्टेप उठाने में, कश्मीर के अंदर में हर तरीके के स्टेप उठाए, हुर्रियत को रोक दिया, उनकी सिक्योरिटी वापस कर ली, आज उनकी एक पार्टी को हमने बैन कर दिया, जमात इस्लामी को उनके यहाँ पे रेड कर दिया, हर तरीके की चीजें। और लगातार वहां पे आज टेररिस्ट भी मर रहे हैं। बाहर का बाहरी दबाव के मामले आप देख लें, FAFT को देख लें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में फ्रांस, यूके, यूएसए एक साथ पब्लिक देखिए ना राजेश शर्मा जी, पब्लिक जो है पब्लिक इस चीज को इस वक्त अच्छा नहीं मान रही है। किसी भी कोई भी अगर ये कहते हैं कि पहले ही ये होता रहा, इस वजह से हमने आगे बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये जरूरत थी और जरूरत है और हमको लाना है और हम लाएंगे। अब हम प्रतिबद्ध हैं और हम ला भी रहे हैं। उसके अंदर कोई अड़चन से भी नहीं मतलब जब आप ये कहते हैं कि पहले नहीं हुआ, अब हम कर रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अभी बोला था 30 साल वाली बात, मैं उस चीज को बोला। आज के दिन हम विश्व को साथ लेकर के चल रहे हैं। भारत एक ग्लोबल पावर है और भारत को हर कोई सुनता है। भारत जो है ना पब्लिक आज आप एक चीज देखिए, OIC में पाकिस्तान के खिलाफ कहने के बाद में OIC में गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे भारत की फॉरेन मिनिस्टर आज सुषमा स्वराज जी वहां गई हुई है अबू धाबी। ये चीज को चाहे पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर ले, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कर ले, ये भारत की ताकत बन चुकी है। एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत देश, एक मजबूत सेना के साथ में, जिसके चलते ये चीजें हुई है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट है जो कि डिसीजन लेती है। आज देखिए 26/11 के टाइम पे भी यही वायुसेना थी, उस टाइम पे भी चाहते तो हो सकती थी, पर जो चीजें आज आपको बता दूं तो ये उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पठानकोट के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सबको पता है हुई है सर्जिकल स्ट्राइक। उससे पहले 71 साल में कभी 5 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे तो नहीं, राजेश शर्मा जी पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ था। आज के दिन समझौता को हम बंद कर देते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन को बंद कर देते हैं, पानी बंद करने की बात करते हैं, हर तरीके से उनको घेर लेना, विश्व से घेरना, फाइनेंशियली घेरना। ये एक पूरा फाइनेंशियल घेर लिया है। एक भी फाइनेंशियल नोटबंदी के बाद अनुराग देखिए, अनुराग खड़े हुए पब्लिक के साथ। अनुराग नोटबंदी टेररिज्म के लिए हुई थी, उसके बाद नहीं, ये एक बात मैं आपकी मानता हूँ राजेश जी की, देखिए जाहिर सी बात, उपाध्याय जी राजेश जी की एक बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। आप जाइए, आप तो लोगों के बीच जाते हैं, लोग ऑब्वियसली ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वजह से हुआ, और प्रधानमंत्री का फैसला होता ही हमारी प्रधानमंत्री। आप सुन लीजिए अनुराग पब्लिक क्या कह रही है वहां पर। सर मानी चाहिए, देखिए बिल्कुल किशोर, सेंटिमेंट पब्लिक में क्या है ये तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। तू मैं शुरू हो जाती है आरोप लगते ही। 2 तस्वीरें दिखाऊंगा और फिर जो स्थानीय लोग उनसे बात भी करेंगे। आप सामने देखिए, दोनों देशों के झंडे जो हैं, दो फ्लैग्स जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो हैं, वो लहरा रहे हैं। प्रतीक है ये वाघा बॉर्डर इस बात का कि यहाँ से बस की आवाजाही भी होती है, यहाँ से दोनों देशों के लोग भी शाम को इकट्ठा होते हैं और एक मैसेज क्लियर यहाँ से जाना चाहिए आज जब अभिनंदन करने के लिए यहाँ स्थानीय लोग हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का खात्मा यहाँ नहीं हुआ है। ये एक स्टेप है जिसमें जीत हासिल की है भारत ने। आपको लगता है कि ये एक कदम है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? कई लोग कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें मेरा हिसाब से कोई राजनीति कोई कर भी नहीं रहा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारी 130 करोड़ लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर है, वो उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल खड़े हैं। और मैं उनके माध्यम से एक अमृतसर बाघा बॉर्डर पे आज जो हमारा महान सपूत सुपर कॉप, जिसको मैं बोलूँगा सुपर कॉप, आज हमारा वतन लौट रहा है, उनको घुटने टिकाकर, क्योंकि उसने ऐसी सूझबूझ दिखाई है कि जब अगर दुश्मन के वहां पहुंचने के बाद भी उसने अपनी पूरी पारदर्शिता और अपना निडरता से जो उनके साथ जो उन्होंने वीडियो जारी की थी उनके सामने वो दिखाया गया। कह रहे हैं रियल लाइफ हीरो हैं अभिनंदन, रियल लाइफ हीरो हैं। मैं एक करके मैं पाली राजस्थान से यहाँ आया हूँ अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए। और मोदी जी ने कहा है अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आतंकवाद को तो पूरा उम्मीद आप लोग ये रखे हुए हैं कि अभी आगे इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, आगे भारत ने जंग शुरू की है और ये आतंकवाद का अड्डा जो पाकिस्तान बन चुका है, सारे वर्ल्ड को पता, विश्व को, इसको नेस्तबूंद करेंगे। और हम पूरी आशा करते हैं कि इनके जो अड्डे हैं, जो आतंकवाद को ये सोर्स ऑफ आतंकवाद, यहाँ से आतंकवाद फैला जाता है सारे विश्व में, इसको खात्मा होगा और हमारे वीर सबूत इसके अग्रणी श्रेणी में वो दबाव बना रहना चाहिए, आपका कहना ये? दबाव पूरा बना पाकिस्तान पे, इसीलिए वो आज हमारा वीर को छोड़ रहे हैं।
ये तो अभी एक ट्रेलर था, एक प्रैक्टिस की है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है। अगर पाकिस्तान अभी ना सबक लिया ना तो फिर पूरी फिल्म चलेगी। और देखिए किशोर, ये इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है कि एक आवाज, मैंने इतने लोगों से बात की, सबकी एक ही आवाज है, सब देश में सरकार को बधाई दे रहे हैं इसके लिए जो कदम हुआ। सबका एक ही सोचना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ये एक कदम भर है, अभी आगे लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सबका यही कहना है कि पाकिस्तान दबाव में है, इस दबाव का भारत को फायदा उठाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी हाँ, ये दबाव कम ना हो, और ये दबाव बना रहे, सुरक्षा व्यवस्था भी, ये दबाव बना रहे, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है, ये दबाव बना रहे। और क्या क्या सोचा जा रहा है इस दबाव को बनाए रखने के लिए, संदीप? बिल्कुल, देखिए इस दबाव को लगातार बनाया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कल की, जिस तरीके से सरकार ने एक बात साफ कर दी थी कि पाकिस्तान भले ही कितने भी गेस्चर दिखाता रहे, लेकिन वो अपनी जो नीति है उससे टस से मस नहीं होने वाले हैं और सीधे तौर पर हर उस प्लेटफॉर्म पे जो है पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाएगा। और चूंकि अब भारत की तरफ से डॉजियर सौंप दिया जा चुका है उनको, जिसमें मसूद अजहर से लेकर जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप से लेकर, नहीं डॉसियर तो कई बार सौंपे गए, इस बार डॉसियर तो सौंपे जाते हैं, वो क्या करता है पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं। कुछ और कोई और स्टेप्स ऐसे सोचे गए हैं या कुछ और संकेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिल रहे हैं कि इस बार इन स्टेप्स का ज्यादा असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये तो अब सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि मसूद अजहर को लेकर यूएनएससी में बैन करने के लिए 3 बड़े नेशन जो है सामने आए हैं। चाइना से बातचीत लगातार जारी है, खुद जो है वहाँ पे विदेश मंत्री गई थी, अपने काउंटर पार्ट से बात की, उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने वाला जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइना है। तो ऐसे में चीन को भी अपने जो है तरफ करने की जो है पूरी तैयारी जो है भारत की तरफ से है। और यही वजह है कि जब यहाँ पे जब ब्रीफ करते थे तो चाइना के जनरल मलिक, ये दबाव स्ट्रेटेजिकली किस तरह से और बनाया जाएगा, सेना के स्तर पर किस तरह से और बनाकर रखा जा सकता है, कितना लंबा रखा जा सकता है? देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बात बता दूं कि हमारे जो इकोनॉमी के हिसाब से 2002 में जब दोनों की सेनाएं, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने थी, जी, तो उसके बाद में एक किताब लिखी गई थी, और जो कि IISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ लंदन, जिसका ये मैं मेंबर हूँ, उसमें एक वक्तव्य निकला था, एक बड़ा भारी आर्टिकल निकला था, और उसमें ये कहा गया था कि बिना लड़े, लड़ाई हुई नहीं थी 2002 में, जी ऑपरेशन पराक्रम, लेकिन जो सेनाएं दोनों आमने सामने आ गई, इसकी जो तैयारी की थी ऑपरेशन पराक्रम में, उस तैयारी को पाकिस्तान भुगत नहीं पाया, क्योंकि उसके यहाँ ट्रेड, कॉमर्स, उसके बड़े बड़े जितने प्लान थे और उसकी जो इकोनॉमी थी, शेयर मार्केट था, वो 2% नीचे गिरा। हमारा भी फर्क पड़ा, जी, क्योंकि हमारे भी आईटी के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, तो जो बाकी जो विदेश से जो आने वाले प्रोजेक्ट वो सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन हमारी कुव्वत ये है, क्योंकि हमारा मार्केट बड़ा है, हम उसको सहन कर सकते थे, हमने सहन किया। लेकिन पाकिस्तान की जो अभी आर्थिक दशा है वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, यानी आप जैसे कि 2002 में हुआ। आईबॉल टू आईबॉल तो भी अगर खड़े हो गए तब भी हम, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की डेप्थ ज्यादा है और हमारे डेमोक्रेसी की रेजिलियंस ज्यादा है, इस वजह से हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे और वो बहुत जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, ये बताइए कि क्या ये समझा जाए कि देश को, जनता को अब एक लंबे समय तक इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है? देखिए मैडम, हमें एक चीज बड़ी, हर भारतवासी को एक चीज समझ लेनी चाहिए, ये लड़ाई बहुत लंबी हो सकती है। आप देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर था, ओस्मान बिन लादेन को मारने के लिए उनको भी 10 साल लग गए, उनको भी तालिबान को खत्म करने के लिए कई साल लग गए। इसलिए हो सकता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चले। लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने देश से बहुत दूर लड़ रहे हैं, तो सीधा जनता को पता नहीं चल रहा है या सीधा जनता पर उस तरह का असर नहीं आ रहा है। ये लड़ाई तो हमारे घर के बगल में हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखिए, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ, अगर आप 1914 से भी ले लें, तो पहले मोदी ने उनको इनवाइट किया, उनके प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे, तो उसके इनाम में आपको क्या मिला? पठानकोट टेरर मिल गया। उसके बाद उन्होंने जाधव को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद उरी इंसिडेंट हो गया, उसके बाद पुलवामा इंसिडेंट हो गया।
इससे क्या मैसेज है हमारे को कि वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं? अगर वो बाज नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है, देखो लड़ाई से दोनों देशों को नुकसान है और बड़ा नुकसान है, पर कई एक बार हमें नुकसान सहना पड़ेगा। अगर क्या हमने हमें नुकसान सहने के लिए तैयार रहने की जरूरत दिख रही है आपको? अभी ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मैं मेरा ये मानना है कि अब तो शुरू हुआ है काम, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है, हो सकता है ये लंबा चले। लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, आपको भी यही लग रहा है? देखिए, मैं एक बात समझा दूं आपको कि अभी जब से परमाणु अस्त्र आए हैं, एक तब्दीली आई है पूरे विश्व में। अमेरिका ने रूस को लड़ाई में नहीं हराया, लेकिन अपनी आर्थिक अवस्था और नए नए हथियार जब वो लाने लगा, स्पेस वेपन, तो उसी टाइम पर 89 के दशक में वो एकदम से टूट गया, उसके 15 भाग हो गए। यानी ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वगैरह, ये यूक्रेन वगैरह, ये सब उनसे अलग हो गए और उनकी पूरी वहाँ की राजनीति बदल गई। वो लड़ाई के मैदान में नहीं, वो आर्थिक मैदान में हार गए। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये जो आर्थिक वाली बात है, इसमें बहुत दम है। भारत की जो आर्थिक अवस्था भी है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इस दबाव को कम नहीं करना चाहिए। और जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस को पिछले साल बताया गया था क्या क्या हमारे यहाँ कमियाँ हैं, उनको पूरा करना चाहिए, जिससे कि कोई आशंका ना रहे और डर बना रहे। अभी ये राजेश जी से ये पाकिस्तान हमारी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, नेक्स्ट जो जनरल मलिक भी कह रहे हैं, जनरल चौधरी भी कह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए क्या आप कमिटमेंट देंगे चुनाव में? ठीक है, आपको क्रेडिट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रधानमंत्री को क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो करने की जरूरत है सेना के लिए, वो कमिटमेंट होगा इस सरकार की तरफ से? जो सेना के लिए जरूरत है वो इस सरकार के लिए ऑलरेडी पिछले 3-4 साल नहीं, वो बजट कम होता जा रहा है, रक्षा बजट कम होता जा रहा है, पर हम लगातार रक्षा बजट एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहा है, वही तो बात उठा रहे हैं। वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में कम होता जा रहा है, वो क्या आप रिवर्स करेंगे? अगर आज आपको एक चीज, वो डेफिनेटली हम जहां जब जरूरत पड़ेगी उस तरह से करेंगे भी। अगर आप रसिया से बेसिकली अभी आप रडार का हम लोगों ने जो समझौता किया है, या नए एयरक्राफ्ट का किया है, या बाकी सारी चीजें हम 100% करेंगे। और एक और चीज बताना चाहूंगा, अब ये एक रेगुलर फीचर हो जाएगा। कल ये हमारे आर्मी ने भी बोला है कि अगर वहां पे टेरर कैंप चलेंगे तो एयर स्ट्राइक्स भी अब रेगुलरली होती रहेंगी। अब हम उससे बाज नहीं आएंगे, अब उनको बंद करना पड़ेगा। ये एक स्ट्रांग विल है और ये एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा देश की सेना को दिया गया है और उनको सपोर्ट भी दिया जा रहा है। नहीं, पर वो जो बार बार कह रहे हैं ना कि हमको MiG-21 से लड़ना पड़ रहा है, अब ये क्या इस सब को अलग कर दिया जाएगा चुनावी राजनीति से? चुनावी राजनीति से तो अलग करना भी चाहिए और पूरी तरह से देश को मजबूत करना भी चाहिए। आज MiG-21 को अपग्रेड करने के लिए कितने सालों से बोला जा रहा है। आज अगर नए खरीदे भी नहीं गए तो MiG-21 भी सारे अपग्रेड नहीं करे गए। आज सर बैठे यहाँ पे बता सकते कि MiG-21 का अपग्रेडेशन तो कम से कम कराते कि आज हम किसी से जंग तो लड़ सकते। ये जो चीजें हैं, एम्यूनेशन जो चाहिए आपको और जो चीजें हैं। किशोर भाई, आज कौन सा महीना है जरा देखिए, 1 महीने बाद चुनाव है, 5 साल होने को है। जो बातें अभी कही जा रही है, MiG-21, मिराज, सुखोई, जिससे आज लड़ाई हुई है, किसने खरीदी है और किसके टाइम में आया है, ये आज प्रश्न नहीं है। तो लेकिन बार-बार उठाई जा रही है, आपके ऊपर कि उस टाइम का आया अभी तक चल रहा है, हमें चलाना पड़ रहा है। 5 साल हो गए, सरकार को कौन हाथ रोका? रफेल ला तो 1.58 रफेल लाने में कहां हम रोक रहे हैं? हम तो कह रहे हैं उसमें गड़बड़िया मत। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करा लीजिएगा। रफेल आए, हमने भी डील किया है, हम भी चाहते थे रफेल आए, आप भी चाहते हैं। हम रफेल पे कहाँ हैं? रफेल आना चाहिए देश के लिए, इतना समय लग रहा है, ये गलत है, आ जाना चाहिए था। जहां तक अपग्रेडेशन की बात है, 5 साल में सरकार चाहती तो अपग्रेडेशन कराती। 1.58 मात्र % जीडीपी है। 1962 के बाद सबसे कम परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिफेंस पर खर्च इस साल हुई है। आप उठाइए डाटा और आप ही कह रहे हैं और डाटा सरकार है। नहीं, जीडीपी छोड़िए। अच्छा, डिफेंस के सर एक सेकंड, प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है, आप पूरी पॉलिसी चेंज कर दे रहे हैं। डिफेंस मंत्रालय को करने दीजिए सारी चीजें। आप मेरी बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, पॉलिसी चेंज ना करें तो फिर सरकार वही चलती रहे, फिर तो नहीं, सरकार का काम है पॉलिसी अपने हिसाब से लगाना। यही सरकार का काम है। अपनी सुविधा के लिए नहीं, अच्छे के लिए होना चाहिए ना।
आप डील अनिल अंबानी को डील देने के लिए आपने जो किया वो देश के लिए किया, और ये जो हो रहा है ये अपनी सुविधा के लिए हो रहा है। किशोर साहब आप एक चीज आप जो करें वो देश के लिए है, ये जो हो रहा है वो अपनी सुविधा के लिए हो रहा है। एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार को हक है नीति बनाने का, सरकार होती ही नीति बनाने के लिए है। बिल्कुल सरकार नहीं, प्रधानमंत्री का अब्सोल्यूट, प्रधानमंत्री होते ही पॉलिसी बनाने के लिए, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। नहीं, मेरा सबसे पहला सवाल प्रधानमंत्री को डिफेंस डील करने के लिए, खुद डील के लिए मैं कह रहा हूं कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और एक उद्योगपति चला जाएगा डील करने। आप कह रहे हैं नहीं किशोर जी, अभी तक किशोर जी अभी तक दोनों पार्टी, एक मिनट देखिए, एक मिनट सुन लेते हैं इनको, मैं आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट चौधरी अभी तक, हाँ बोलिए, बात तो दोनों नुमाइंदे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। कांग्रेस ये बताया कि पिछले 10 साल में जो प्रॉब्लम, क्या हथियार लाए वो हमारे लिए। सर एक मिनट, पहली बात। दूसरी बात, और बीजेपी वाले भी जो है उसको बजट को कम किए जा रहे हैं। आप लोग डिफेंस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और अगर आप डिफेंस को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हमारी सेना स्ट्रांग कैसे होंगी। आज का जमाना आधुनिक है, मॉडर्न वॉरफेयर है। मॉडर्न वॉरफेयर में मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, मॉडर्न एयरक्राफ्ट चाहिए, मॉडर्न सबमरीन चाहिए, मॉडर्न एक जवान जो लड़ता है, हम और खुद लड़े हुए कई बार, हम जाते हैं, हमारे पास वो नहीं, स्कोप नहीं है। वही आलो, देखिए राजेश जी, ठीक है, चलिए कांग्रेस ने ये किया वो किया, अब आप आ गए हैं, अब आप उनको बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं हम अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे, यानी आप ही बने रहेंगे, तो आपको बदलने का 5 साल मिल गया, 5 साल और मिल जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब का कहना है, लेफ्टिनेंट चौधरी का कहना है कि आप पॉलिसी बदलिए, तो अब हो गया ना जो इन्होंने किया था, अब आपकी बारी है। ठीक है, हमारी बारी है। आप तो बजट कम कर रहे हैं ना। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, 2001 में डिमांड करा गया था कि हमारे को फाइटर बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये 2010 साल के अंदर वो कुछ नहीं किया, हार गए वो चुनाव, उन्होंने नहीं खरीदा, वो नहीं है सरकार में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने आते ही उस डील को रिवाइव किया, हम नए डील को लेकर के आए, आज राफेल को लेकर के आ रहे हैं। अभी मैं आप बजट क्यों कम कर रहे हैं, आप रक्षा बजट क्यों कम किए जा रहे हैं? चीज का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा अनिल अंबानी जाकर के टेंडर कर रहा, नहीं कर रहा, सबने क्लियर कर दिया। दूसरा, अनिल अंबानी के अमाउंट पे इनके प्रेसिडेंट, अरे मैं कह रहा हूँ आप उनके इल्जाम को छोड़िए ना, ये हार चुके हैं, ये चुनाव हार गए। बताइए कि क्या गए थे प्रधानमंत्री के साथ, अब चुनाव हार गए, वो में थे कि नहीं? 30,000 मिनिस्टर मछली खरीद रहे थे, 1,30,000 और अनिल अंबानी प्रधानमंत्री के साथ, राफेल का अमाउंट था, फिर 30,000 को 58,000 करोड़ रुपए तो आपका मालिया इन्होंने गलत बताया। अरे आज के दिन तो छोड़ दो, ये आज के दिन तो छोड़ दीजिए। अभी बोल रहे हैं, अभी आज उपाध्याय जी सुनिए, एक मिनट उपाध्याय गलत बात नहीं होनी चाहिए। उपाध्याय जी एक मिनट, ने दिया 36 को ही क्यों नहीं लाया? अरे मैं ये कह रहा हूँ आज के दिन छोड़ दीजिए। 800 से 900 उपाध्याय जी एक मिनट, बहुत गलत है। और आज राफेल के लिए हर तरीके का रोड़ा ये अटका रहे हैं। क्या रोड़ा हम अटका रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, देश की जनता को क्लियर कर दिया। देश की जनता के पास अभी मौका है, 1 महीने में पता चल जाएगा आप में से किसको चुन रही है, वो खत्म बात। और सुप्रीम कोर्ट अच्छा इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर सकता। देश की जनता 1 महीने में फैसला करने वाली है। रोकना चाहते हैं, देखिए, देश की जनता 1 महीने में फैसला कर देगी, 1 महीने में फैसला कर देगी। आज शर्मानी चाहिए, आज झूठा करिए, आज रिपोर्ट 1 महीने में फैसला हो जाएगा आपका। झूठा हलफनामा दिया है। उपाध्याय जी, जब 1 महीने में फैसला होना, 1 महीने में देश की जनता को फैसला करना। सुनिए मेरी बात, देश में जो फैसला होना है वो हो जाएगा, लोग जानते हैं। अरे तो वो पता चल जाएगा। आज तो रहने दीजिए, आज के मुद्दे पर आज तो रहने दीजिए। आप कोई राजनीति आज देखिए, जब भी मुद्दा जब भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का टाइम आता है, जब भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का टाइम आता है, कोई भी इक्विपमेंट खरीद जाते हैं, उसे हम देखते हैं घोटाला हो गया या खरीदने नहीं देती है, दूसरी पार्टी खरीदने नहीं देती है। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले, आप भाई साहब बीजेपी के हैं, आपने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बहुत अच्छा किया, हम उसकी सराहना करते हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई चीज नहीं है। इंडियन आर्मी सालों साल से सर्जिकल स्ट्राइक करती आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए था हमारे को, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक एक नॉर्मल बैटल का हिस्सा है, जो हम लोग LOC में और IB में, जहाँ दुश्मन से आई बॉल टू आई बॉल रहते हैं,
वहां पर बारंबार करते हैं, परंतु मैं आपके साथ हूं जब हम कहते हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री ने ठोस कदम उठाया है और ठोस कदम उठा करके अंदर जाके मारा है। आप दोनों यहां पर अभी भी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आप जब डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस आर्मामेंट, डिफेंस पर्सनल की बात आए, आप कृपा करके प्लीज स्पीक ऑन वन लैंग्वेज एंड नॉट ओनली यू, all the opposition parties should be with the Prime Minister today, and all of you must sit down and say, okay, this is the way we want to prepare our defense forces for the future warfare. ऐसा कभी होगा शेष नारायण जी? मतलब हमें भी सुनने में अच्छा लग रहा है कि ऐसा हो कि प्रधानमंत्री के साथ सब आ जाएं और बोलें कि हम आपके साथ हैं और ऐसे होना चाहिए, लेकिन इस मामले पे भी जो हो जाता है वो संकट जैसे जब भी आया है 62 में भी, जब चाइना से हमको डिबेकल भी मिला है, तभी भी पूरा देश साथ था, 65 में भी साथ था। वो वॉर की पोजीशन में तो साथ है, वॉर में तो होगा, नॉर्मल में साथ हो जाएगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। नहीं, नॉर्मल की बात नहीं है, ये बात जो जिन चौधरी की बात कर रहे हैं कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिन जैसे कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट की सेना को इन चीजों की जरूरत है, इस पे अगर आप इस तरह की राजनीति करने शुरू कर देंगे या उनको एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं, मैं दिल्ली में 42-43 साल से रहता हूँ और मैं 1976 से हथियारों के दलालों के ऐशो आराम इस शहर में देखता हूँ। 5-5, 7-7 साल तक उनके होटलों में, 5 स्टार होटलों में जहाँ हम चाय पीने में डरते हैं, वहाँ उनके कमरे बुक रहते हैं, दलाली करते हैं। तो उसके लिए तो एक ऐसा आर्किटेक्चर डेवलप करना पड़ेगा सरकार को कि बाद में अपोजिशन वाले हल्ला न करें। जब ट्रांसपेरेंट करना है तो अपोजिशन का भी आदमी उस कमेटी में रख लो, भाई हैं तो वो भी देश के प्रेमी, वो भी तो MP हैं, वो भी पावरफुल लोग हैं। तो ऐसा एक इनको कोई ना कोई मैकेनिज्म करना पड़ेगा जिससे उसमें कि बाद में जो जांच करनी है वो पहले ही होती रहे। तो इसलिए, क्योंकि देखिए इनका, मोदी जी का तो हमको नहीं मालूम, अब हम बुढ़ा गए, हम रोज देखते नहीं, पहले हम देखते थे कि डिफेंस दलाल जो हैं प्रधानमंत्री के घर के लोग हेरा फेरी में शामिल होते थे, इस सुखोई वाली डील में हर जगह कोई न कोई, और हवा में दिल्ली में उड़ती रहती थी खबरें, और वो खबरें वेरीफाइबल हम लोग तो नहीं कर सकते थे लेकिन लोग जानते थे। तो इसलिए डिफेंस दलाली, राजीव गांधी का दलाल नहीं होगा वो फर्स्ट के बाद, कोई दलाल नहीं होगा, मिडिल मैन खत्म, तो मिडिल मैन खत्म तो दूसरे तरीके आ गए, अब तक चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों का भाई डिप्लोमेसी, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरे सिस्टम, पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को करके एक ऐसा उनको मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि जो एक बार प्रोसीजर शुरू हो गया तो अंत तक पहुंचे, और उसमें इनको यूनाइट रहना पड़ेगा। देखिए, एक बेसिक चीज मैं बहुत क्लैरिटी के साथ में आज ये कहता हूं कि ऐसे कोई भी डिफेंस डील हो उसमें सबको साथ देना चाहिए और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं एक वाक्य बताऊंगा, 1971 में भाई साहब आज के दिन इस चीज के गवाह होंगे। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने वो वार किया था, सब लोग उस साथ हैं टाइम भाई, पे आज भी हर गवर्नमेंट के लोगों ने, सारी ऑपोजिशन के लीडर्स आज भी सारी ऑपोजिशन है साथ, प्राइम मिनिस्टर के आप सपोर्ट गलत में बोल दिया रहे था, हैं, आज भी पर साथ अभी है, भी किसी भी फिर गलत ऑपोजिशन बोल का रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के सबने नाम प्रधानमंत्री से जी एक को भी कहा है, positive भारत statement के नहीं प्रधानमंत्री आया जी है। को सेना का सबने नाम कहा ले है, रहे हैं, सेना का आज नाम सेना नहीं को लेंगे, सब सैल्यूट सेना करते हैं, लड़ रही है, बस सेना का नाम प्रधानमंत्री को देश ये सैल्यूट लड़ कर रहा है, रहा है, ऑपोजिशन सैल्यूट कब अरे तक मेजर नहीं साहब, करेंगे? अच्छा, तो ये देखना पड़ेगा, 71 में सभी ऑपोजिशन ने अरे वो जनरल है यार, उनको तो करना ही है, जनरल उन्हीं साहब को को नहीं करना है, करेंगे। पर साथ में उनको अगर करिए हमारे ना, प्रधानमंत्री पूरा ने अच्छा डिसीजन लिया है तो कहाँ इनके है? एक नेता तो हम खड़े सारे होकर लोग कहते कर रहे हैं, हैं, पूरा आज देश पाकिस्तान आपके के नेता के लिए कह कान सकते में हैं, आपको कुछ बहुत गलत चीज गलत है, ट्रेनिंग है ना, और तो आज आप सुन आपको नहीं बताऊं, पाते। आपका कान में ट्रेनिंग गलत हो गई है, 24 आवर्स में हमारे जनता सियासत निवेदन वापस आ रही है, 24 नहीं घंटे दिखता। में वापस आ रहे हैं। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देश अच्छा, वो जीत आपने रहा है। याद दिलाया, हम भी भूल गए थे इस चिल्फॉर्म में, हम भी भूल गए थे कि आज बैठे किस लिए हैं यहाँ पे। आज तो बैठे अभिनंदन के लिए और वहां पर अनुराग ढांडा मौजूद है। मैं जनरल मलिक के पास भी चलूंगा, पहले अनुराग ढांडा के पास जाने से पहले जनरल मलिक, ये इस बहस को अब छोड़िए, ये बहस कहीं नहीं जाने वाली। कांग्रेस और बीजेपी हमारे साथ है तो फिर हम ये भूल जाएंगे कि देश कहाँ चाह रहा है और आज का दिन कौन सा है। ये बताइए, जो अभिनंदन की वापसी है, इस वापसी को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है स्ट्रेटेजिकली? देखिए, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा और उसके बाद में आपका जो सवाल पूछा है उसका जवाब दूंगा। जी जी। ये अभी दलालों की बात और ये कि कोई एक नया सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये गलत बात है, ये गुमराह करने वाली बातें हैं। हमारे पास एक है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, उसमें सब पार्टीज के लोग जो है शामिल होते थे। पिछले साल उसने बयान दिया कि आम तौर से किसी भी देश के पास में 30% हथियार जो है
मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, 30% होने चाहिए बिल्कुल आधुनिक, 40 करंट और सिर्फ 30 होने चाहिए विंटेज यानी कि पुराने, जैसे कि मिग वगैरह है। तो उसमें अभी जो हालत थी, उन्होंने कहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस को कहा कि हमारे पास में 8 आधुनिक है, 24 करंट हैं और 68 पुराने हैं। तो ये उसमें सब पार्टी के मेंबर थे। वो जो व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था है, तो ये मत कहे कि उसमें आप शामिल नहीं थे, सब शामिल थे, लेकिन पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, वो बात आगे नहीं बढ़ी। इसमें सब शामिल है और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों साल में हुआ है, सब पार्टियों ने किया है। अभी लेते हैं अभिनंदन की बात। अभिनंदन की बात को, ये जो देश में माहौल बना है, उसमें सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि जैसे अभिनंदन को यहाँ पर हम लाते हैं, तो हमें चाहिए कि अभी कोई ऐसे बातें ना हो जिससे कि हम इसको फिर एक राजनीतिक मुद्दा पठा दें कि भाई फलानी पार्टी ने उनसे भाषण दिलवा दिया, उनको मुखातिब करके कोई बयान दिलवा दिए। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी जो डिफेंस की जो तैयारी की बातें हैं, जो भी हमारे पास है, जो कि जनरल मलिक ने कारगिल के टाइम पे कहा था, बीपी मलिक ने, जो हमारे पास है, हमारे शौर्य पर आप शक ना करें, हम उसी से लड़ सकते हैं। और जैसा कि अभिनंदन ने बताया है, उसी से हम महारत हासिल करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, जान लगा देंगे। एक अहम बात कही है यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि अभिनंदन की वापसी का भी राजनीतिकरण होने की आशंका है आपको? अभिनंदन की वापसी का भी पॉलिटिसाइजेशन होने की आशंका है आपको? बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये अभिनंदन एक आदमी की बात पर, ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, अभिनंदन आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें डेली हमारे यहाँ जब लोग शहीद हो रहे हैं और जो घायल हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो उनको कोई बात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर की राजनीति नहीं है। राजनीति सुरक्षा नीति के ऊपर हावी है और सुरक्षा नीति के ऊपर वाणिज्य नीति हावी है आजकल के दिन में। तो हमें अभी देखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा नीति के ऊपर राजनीति हावी ना हो और राजनीति के ऊपर हमारी वाणिज्य नीति हावी ना हो। वाणिज्य नीति अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के दिन में सुरक्षा नीति के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और सबको एकजुट होकर जो तीनों सेनाओं के अंग है उनको मौका देना चाहिए कि वो आगे की प्लानिंग करें और बाकी सब लोग उनका साथ दें। सर देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छा, एक जनरल मलिक ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है और ये सब पॉलिटिकल पार्टी सुन रही है कि हमारे पास जैसे भी हथियार हैं, कल आपने देखा होगा कि हमने अपनी मिग से ही F-16 को उड़ा दिया है। हम दोबारा कह रहे हैं, हमारे पास जो भी हथियार आप लोगों ने दे रखे हैं, हम उससे भी विजय प्राप्त करेंगे। हम उससे भी डरने वाले नहीं है पाकिस्तान से। परंतु सबसे जरूरी चीज जो ये है कि आप लोग कोई भी अभी जो एक्शन हो रहे हैं, जितने भी एक्शन हो रहे हैं, उसको पॉलिटिकलाइज मत करें। चाहे कोई सी भी पार्टी है वो पॉलिटिकलाइज मत करे। मेरा ये मानना है कि अभिनंदन ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके फादर से, मदर से, वाइफ से, सभी के सब वो डिफेंस पर्सनल हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उसका आना, उसका छोड़ा जाना, उसको बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। हर देशवासी को उसके वापस आने के लिए खुशी मनानी है और खुशी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अपनी तैयारी करनी है। अभी तक अपनी तैयारी खत्म नहीं करनी है हमने। सबसे पहली बात तो ये है। मैं रोक रहा हूं जनरल, को एक खबर आ रही है पाकिस्तान से, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां से विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के लिए भारतीय उच्चायोग ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। भारतीय उच्चायोग के अधिकारी अभिनंदन की वापसी से जुड़े कागजात को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भेज चुके हैं। अब पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के आदेश के बाद पायलट अभिनंदन वाघा बॉर्डर से यहाँ वापस आएंगे। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, हमारे पास जो शुरुआती जानकारी थी उसके मुताबिक आज दोपहर 12 बजे तक माना जा रहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस भारत लौट आएंगे वाघा बॉर्डर के जरिए। लेकिन जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका
इसको पूरा कर लिया गया है इंडियन हाई कमीशन की तरफ से और सौंप दिया गया है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को, और इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस इस पे कब जवाब देता है अगली कार्रवाई के लिए, ताकि विंग कमांडर अभिनंदन आज भारत लौट सके। लेकिन माना जा रहा है कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। पहले 12 बजे का वक्त बताया जा रहा था उनके वापसी का, लेकिन अब ये थोड़ा देर हो सकता है 2 से 3 बजे के बीच में अब विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौट पाए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो पूरी फॉर्मेलिटीज हैं उसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल, अभी फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी कर ली गई है, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को भेज दी गई है। अब अगला जो कदम है वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से सूचना मिलेगी कि किस वक्त ये कार्रवाई आगे की जा सकती है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है भारतीय हाई कमीशन में कि कब विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा जाएगा, और माना जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में अब वापसी हो पाएगी। शुक्रिया शैलेंद्र आपका। अनुराग, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी थोड़ा फॉर्मेलिटीज चल रही हैं वहां पर, पब्लिक के जोश में कमी तो नहीं आएगी? देखिए, बिल्कुल नहीं किशोर, बेशक वहां पर तैयारियों में वक्त लग रहा हो, लेकिन यहां पर अभिनंदन करने की पूरी तैयारी है। आप देखिए, जो सरकारी अमला है, जो पुलिस बल है, वो यहां पर मुस्तैदी से तैनात, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी यहां पर हो सकता है। इस तरीके की हमको जानकारी मिल रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकता है कि यहां पर पहुंचे, और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, सीनियर अधिकारी फोर्सेस के वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, जैसे ही वहां कागजी कार्रवाई पूरी होगी, यहां पर लोगों के बीच पूरा जोश और तैयारी है। आप लोग यहां पर आप लोग काफी देर से यहां पर खड़े हुए हैं, क्या जोश में कमी तो नहीं आएगी अगर थोड़ी देर हो जाती है आने में? तो आप लोग सब लोग खड़े हुए हैं? खड़े हैं सर, खड़े हैं। कोई जोश में कमी नहीं आएगी। मैं पानीपत से आया हूँ यहाँ पे, गया था अभिनंदन जी का अभिनंदन करने के लिए, जो पाकिस्तान से अभी आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा पाकिस्तानी वासियों को कि भैया ये आतंकवाद को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, तुम तबाह हो जाओगे इसके चक्कर में आकर के। मैं तो पहले एक कविता मेरी लिखी हुई है, ऐ मूर्ख इंसानों तुम अब भी जरा समझ जाओ, ऐसा ना हो वक्त निकल जाए तुम्हारे हर पत्थर का जवाब फिर गोली से आए। तो लोगों में देखिए जोश है, साथ में होश भी है। वो भूल नहीं रहे हैं कि किस मुद्दे को लेकर के सरकार चली थी, और ये एक स्टेप भर है उसमें। आपको लगता है कि अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं तो दोबारा जज्बा जो है पूरे देश में जागा हुआ है कि आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत करनी चाहिए लड़ाई? जोश बहुत ज्यादा है लोगों में। ये तो अच्छा कर दिया इसने, इसका भला हो गया कि अपना पाकिस्तान का बच गया, नहीं तो इसका बहुत बुरा हाल होना था। पाकिस्तान ने दबाव में किया, और हमको इस दबाव का अभी और इस्तेमाल करना चाहिए, भारत को और मजबूती से लड़ना चाहिए। देखिए, ऐसे है, जो आप बोल रहे हो वो तो हम कर ही रहे हैं। आज उनको समझने की जरूरत है, और वो कुछ हद तक समझ भी गया होगा कि जो बदलता हुआ भारत उसने दिखाई दिया। उसकी असेंबली में उसने बोला है, उनकी सारे लोगों ने, कि बदलता हुआ भारत है। उनकी जो रुबानी थी उसने भी बोला कि ये बदलता हुआ भारत है, और उनकी डॉन प्रेस सभी मीडिया बोल रहा है कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज देश का 130 करोड़ नागरिक उसके साथ खड़ा है, हमारी सरकार के साथ खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि 4 संगठन के लिए अपना पाकिस्तान को एक मैं दूंगा कि आतंकी संगठन के लिए अपने 21 करोड़ लोगों को दांव पे मत लगाएं। 4 आतंकी संगठनों के लिए अपने देश को दांव पर मत लगाएं, इस तरीके का मैसेज यहां से देने की कोशिश। जी आपको मैं कुछ बता, हम अमृतसर के हैं, जहाँ से अमृतसर से काफी एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान। मैं आपको बताना, मेरे दोस्त हैं काफी, वो मेरे जानकर वो बता रहे हैं कि हमने जितना भी एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तानी व्यापारी ने पाकिस्तान के बैंक में उसका भुगतान कर दिया, पर पाकिस्तान के बैंक के थ्रू हमें पेमेंट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके पास डॉलर नहीं है देने के लिए। वो देश भुखमंगों का देश बन चुका है, भिखारी देश बन चुका है, इकोनॉमिकली खत्म हो चुका है। और वो किशोर, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। लोगों की भावना यह है कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। आर्थिक तौर पर देखें, भारत बड़ी शक्ति है, पूरी दुनिया मानती है रुतबा, और पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कमजोर है। अगर सामरिक शक्ति के रूप में देखें, सिद्ध कर दिया भारत ने कि वो पाकिस्तान, लेकिन अनुराग ये लोग क्या, या तो शायद ये नहीं समझते, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसीलिए तो आतंकियों का इस्तेमाल करता है। वो सस्ती लड़ाई है, उसको सेना नहीं लगानी, वो सेना नहीं लगाना चाहता। उस सेना की लड़ाई महंगी लड़ाई है, ये आतंकियों वाली लड़ाई तो सस्ती लड़ाई है। इसमें तो बस ये थोड़े से ट्रेन किए और भेज दिए। देखिए किशोर, बिल्कुल इस बात को लोग समझ रहे हैं, और इसीलिए शायद आपने सुना कि किस तरीके से एक जो व्यक्ति यहाँ पर, उन्होंने ये भी कहा कि 4 आतंकी संगठनों के लिए पूरे देश को दांव पर नहीं लगाएं, क्योंकि जब वॉर होगा, जब झगड़ा होगा, जब बात बढ़ेगी, तो फिर पूरे देश को दांव पर लगाने वाली बात आ जाती है। आपको लगता है कि जो अभी कह रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए शायद वो आतंकियों का सहारा लेते हैं, सेना पर तो बड़ा खर्च कर नहीं सकते? सही बात है, सेना के लिए उनके पास पैसा नहीं है, पब्लिक के लिए तो पैसा नहीं है।
अगर पब्लिक के लिए उनके पास पैसा होता तो आज उनका देश कहाँ का कहाँ पहुंचा। आतंकवाद उनके घर में पनपना था। तो ऐसी स्थिति में कैसे आपको लगता है कि अब आतंकवाद छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान? छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए रास्ता नहीं है और कोई। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम बदनाम हो चुका है इसी के कारण कि तुम आतंकवाद को पालते हो। लेदेन जो मिला वहीं पे मिला। देखिए किशोर, कहना ये है लोगों का कि छोड़ना इसलिए भी पड़ेगा पाकिस्तान को कि एक तरफ तो भारत का दबाव है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने तो पे कर दिया लेकिन वहां के बैंक के पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो यानी आर्थिक तौर पर अगर रीढ़ टूट जाएगी देश की, आर्थिक तौर पर इतनी कमजोरी, और शायद यही दबाव भी था पाकिस्तान पर। शेष जी, क्या पाकिस्तान ये समझ रहा है या पाकिस्तान ये समझेगा? ये तो सस्ती लड़ाई है ना, वो इसीलिए लड़ रहा है शेष जी। ये सबको समझ में आता है क्योंकि उसके पास सेना वाली लड़ाई के लिए तो पैसा ही नहीं है। अब ये वाली सस्ती लड़ाई है। इसमें आप अभी देखिए हमारे को कितने नुकसान हुए, हमारे कितने यूनिफॉर्म सोल्जर्स की जान गई है। अब चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे पैरामिलिट्री के हों, चाहे सेना के हों, एयरफोर्स के हों, हमारे तो यूनिफॉर्म लोगों की जान जाती है। उनके तो ये पजामे वाले आतंकी मारे जा रहे हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन वो होता ये था कि अब तक उनको फौजियों को वहाँ के पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं या लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबव, वो दुनिया के भ्रष्टतम अफसरों में से हैं। वो उनको अमेरिका से हर जगह से उनको पैसा मिलता जो था। सरकार में आ गया वो भ्रष्ट हो गया ना, वहाँ सेना सरकार में। आतंक के नाम पे, आतंक से लड़ने के नाम पे उनको पैसा मिलता था। अब उनका ब्लफ देखिए, 3 ब्लैकमेल उनके पास था। एक तो आतंक का ब्लैकमेल था और उनके पास सुपीरियर हथियार अमेरिका से F-16 था। वो ब्लैकमेल दुरुस्त हो गया, उसके रेमिनेंट्स कल दिखा दिए गए। और अभी टेररिज्म वाला जो ब्लैकमेल है, इस पर पूरी दुनिया उन पर जो पिल पड़ी है कि भाई आप अब इसको बंद करो। तो अब उनको ये घाटे का सौदा लगने। वहाँ पे जो फौज में लोग काम करते हैं वो साले सब धंधेबाज हैं, वो धंधे के लिए काम करते हैं। और वो धंधेबाजी के चक्कर में दुनिया से खैरात लेके अपने पर्सनल सब, आप देखें हमारे यहाँ रिटायर्ड फौजी सब यहाँ बगल में बैठे हैं, अपने कार से आए हैं। वो वहाँ के जो फौजी हैं वो कहीं कोई दुबई में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, और नहीं रहता तो उनका वहाँ कारोबार होता है। तो अगर उनको बाहर से पैसा मिलना बंद हो गया, पूरी दुनिया ये समझ ले, चीन और रूस और ये सऊदी अरबिया और अमेरिका, कि उनको खैरात देना बंद कर दें तो टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। और अब चूंकि वो टेररिज्म उनका पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है, अब तक तो उनको मजा आता था, हिंदुस्तान के खिलाफ होता था। अमेरिका ने पूरा का पूरा पाला है उसको, ओसामा बिन लादेन को, और ये क्या नाम इसका जो हाफिज सईद, इन सबको डायरेक्ट पैसा देते थे वो। तो उन सबको पाला उन्होंने, और अब उनकी समझ में आ गई तो हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो अब उनको अगर पैसा देना बंद कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। मतलब आप ये इस वजह से आप कह रहे हैं जी राजेश जी? देखिए, बेसिकली इसी को कहते हैं कि अच्छी डिप्लोमेसी। आज के दिन भले सऊदी अरब से उनके अच्छे रिलेशन है, पर हमको भी सऊदी अरब से और गहन रिलेशन करने हैं कि कल सऊदी अरब भी उन पे दबाव डाले और पैसा ना दे। आज सऊदी अरब वहां से करके आया, फिर भी हम उनसे गले लग करके उनको समझाएं कि आप गलत कर रहे हो और अब आप रुको। और इस तरीके की चीजें करने की जरूरत है। आज फाइनेंशियली वो बहुत बुरी हालत में है। आज उनके पास में $10 बिलियन भी नहीं है, हमारे पास $417 बिलियन है। तो ये आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अमाउंट है। पर एक सबसे बड़ी चीज जो लोग की जनता कह रही है, ये बदला हुआ भारत है, ये न्यू इंडिया है। पहले हम डिफेंसिव रहते थे, अब हम ऑफेंसिव हुए हैं। तो ये मजबूत भारत है, ये न्यू इंडिया है। कभी डिफेंसिव नहीं, 71 में क्या बात करें, 71 में उनको हराया, 65 में कभी डिफेंसिव नहीं थे। ये हिंदुस्तान में हमला नहीं, इन लोगों में वॉर नहीं करें। नो, कोई डिफेंसिव नहीं था। एक मिनट, 1965 में सुनिए, 65 और 71 अरे बात सुनिए, पूरी बात सुनो। 1965 में अगर सियासतदानों ने, एक मिनट सुनिए, इनको लौटाने लिया होता तो लोग लाहौर पहुंच चुके थे, इचोगिल नहर पे थे ये, और हमारे लड़के पार करने जा रहे थे उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट कैप्टन थे। आप क्या करें, डिफेंसिव इंडिया कभी नहीं था, डिफेंसिव कभी नहीं था। देखिए की बात में हारे नहीं, 65 के जीते हम, ये बात आप 65 के जीते। एक मिनट सुनिए, हिंदुस्तान कभी नहीं हारा, 1990 छोड़िए, कभी नहीं हारा हिंदुस्तान, हारेगा ही नहीं कभी। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। पहली बात तो 1990, मैं इन लोगों से सहमत, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ। एक मिनट सुनिए आप, अब मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पैसे की वजह से हमारे साथ अब आगे आने वाले दिनों में ठीक बर्ताव करेगा। पाकिस्तान इज स्टेट ऑफ इरेशनलिटी, दे आर नॉट रैशनल। तो डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन कि आप पैसे की वजह से अभी वो आगे कार्रवाई बिल्कुल बंद कर देगा। इसके लिए हमें हर तरह के उपाय रखने हैं।
फोर्स भी रखनी है, डिप्लोमेसी भी रखनी है, पॉलिटिक्स भी रखनी है, प्रेशर भी रखना है। नो डाउट आज प्रधानमंत्री को क्रेडिट मिलेगी कि दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। कल पुतिन ने भी जब ये कहा कि मैं इंडिया के साथ हूं, जब जापान ने कहा कि इफ चाइना गेट्स इनटू दिस झगड़ा दैट द एंड ऑफ चाइना विल स्टार्ट। देयरफॉर वी मस्ट अप्रिशिएट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज डन। पर साहब दूसरा जो है डिफेंसिव और ऑफेंसिव, आप कह रहे हैं 65, 71। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि पहले ही बहुत बहादुरी थी, तो आप लोगों ने 9 नवंबर 89 से लेकर के अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं हम लोग उनके क्रॉस जाकर के, जबकि 26/11 के बाद हमें उनको अटैक करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आप लोगों ने अटैक? हमारी एयरफोर्स तैयार थी, हमारी एयरफोर्स तैयार थी, हमारी आर्मी तैयार थी। और पराक्रम के दौरान मैं खुद बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ था और हम वेट कर रहे थे ऑर्डर्स आने की कि हम पार जाएं, और पाकिस्तान उठ गया था। फिर उस वक्त फिर हम बातचीत में आ जाते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी फिर उसी रफड़े में आ जाती है। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं जी कि इंडियन आर्मी इज रेडी टू फाइट एनी बैटल एनी टाइम विद एनी इक्विपमेंट। तो हाई करना ही पड़ेगा भाई। Yet I would request क्यों है? See, today credit must go to the man, that is the Prime Minister, for creating a situation where Abhinandan is coming, where Pakistan is shivering, and thirdly and most importantly, Pakistan has realized that Indian army, in spite of everything, has got the power. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर।